शाम का वक्त था। एक 10 साल का लड़का जो अपनी ही गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलने के बाद जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, जस्ट उसके थोड़ी ही देर के बाद अचानक उसके घर के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जब आवाज़ को सुनते हैं, कुछ लोग उसके घर पे पहुंचते हैं, पर जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल उसी घर के अंदर उस 10 साल के लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस के लिए भी ये केस इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 2 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है और अपराधियों को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में उन्हें देखने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल के हुगली शहर की। हुगली का एक इलाका पड़ता है आदर्श नगर, और इसी आदर्श नगर इलाके का रहने वाला पंकज शर्मा। पंकज जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। पंकज की पत्नी का नाम है संता शर्मा। संता जिसकी उम्र है 32 साल। पंकज का एक ही बेटा है हिमांशु, जिसकी उम्र है 10 साल, जो अपने ही इलाके से 4th क्लास में पढ़ाई करता है। पंकज जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी संता एक दुकान में काम करती है। चूँकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं 18 फरवरी 2024 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। हिमांशु के स्कूल में पढ़ने वाली उसकी एक दोस्त जो पड़ोस में रहती है, हिमांशु से मिलने के लिए जब उसके घर पे जाती है, जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है, वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी हिमांशु के घर पे पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं कि हिमांशु की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ा हुआ है। उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा है। पड़ोसी जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी हिमांशु के माता पिता को देते हैं, क्योंकि उस वक्त हिमांशु के माता पिता घर पे भी मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में भी देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि हिमांशु के शरीर पर किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। उसके एक हाथ के नस पे भी उस तेज़धार हथियार को चलाया गया था। वो हथियार भी बगल में ही पड़ा हुआ था। पुलिस अभी डेड बॉडी को चेक कर ही रही थी, तभी वहाँ पे हिमांशु के माता पिता भी पहुँच जाते हैं और जैसे ही अपने बच्चे को मृत अवस्था में देखते हैं, चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस घटनास्थल के साथ साथ घर की भी तलाशी लेती है, लेकिन घर के अंदर जितना भी सामान था, सब के सब अपनी जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि अपराधी जो कोई भी होगा, उसका मोटिव केवल हिमांशु को मारना था। लूट का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस जब इस वारदात के बारे में हिमांशु के माता पिता से पूछताछ करती है, तो संता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति तो ड्यूटी पे थे, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी, मेरा बेटा अकेले ही घर पे था। पुलिस जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब, हमने किसी को यहाँ से आते जाते तो नहीं देखा, लेकिन पंकज के घर में एक पालतू कुत्ता है। अगर घर के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति एंट्री करता है, तो वो कुत्ता भौंकता जरूर है, लेकिन हमने कुत्ते को भौंकते हुए भी नहीं सुना। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अपराधी जो कोई भी होगा, वो ज़रूर पंकज का जानने ही वाला होगा। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले हिमांशु के पिता पंकज से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे पंकज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे किसी पे शक तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है, जिसके साथ 10 दिन पहले मेरे बेटे का लड़ाई हुआ था। लेकिन पंकज जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस भी सोचने लगती है कि मात्र इतनी सी बात के लिए वो लड़का हिमांशु की हत्या नहीं कर सकता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है
और एक दिन का समय भी गुजर जाता है। आखिरकार अगले दिन पुलिस फिर से हिमांशु के घर पर जाती है और उसके घर के बाहर गली में जो सीसीटीवी लगा होता है, सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। पुलिस जब सीसीटीवी की रिकॉर्ड को चेक करती है तो मालूम चलता है कि घटना वाले दिन करीब 4 बजे के आसपास संता जब अपने घर से निकलती है तो उसके साथ में एक और महिला होती है जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। पुलिस जब दोनों को देखती है, पुलिस इस बारे में जाकर संता से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ वो महिला कौन थी। इस पे संता पुलिस वालों से कहती है कि साहब उसका नाम इशरत परवीन है, जो मेरे ही मायके के रहने वाली है, मेरी बचपन की सहेली है। दरअसल इशरत उस दिन मुझसे मिलने के लिए आई थी, मैं उसे ही छोड़ने के लिए मार्केट में गई थी और मेरा बेटा घर पे अकेला था। लेकिन संता जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, न जाने क्यों पुलिस को संता के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले संता के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे संता पिछले कई महीनों से घंटों घंटों लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि संता के ही सहेली इशरत परवीन की है। पुलिस जब इशरत के मोबाइल का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो चेक करने के बाद एकदम से चौंक जाती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि इशरत जिस दिन अपनी सहेली संता से मुलाकात करने के लिए आई थी उस दिन करीब 2 बजे के आसपास उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था और उसका मोबाइल का आखिरी लोकेशन कोलकाता के वटगंज इलाके का दिखाई दे रहा था, जिस इलाके में इशरत रहती है। लेकिन पुलिस जब गहराई से डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि इशरत का मोबाइल उसी दिन ही करीब 6 घंटे के बाद 8 बजे के आसपास फिर से उसका मोबाइल ऑन तो हुआ था, लेकिन उसका लोकेशन वटगंज का ही दिखाई दे रहा था। और मोबाइल ऑन होने के बाद इशरत ने तुरंत संता के नंबर पर बातचीत किया था और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस सोचने लगती है कि जब इशरत अपनी सहेली से मुलाकात करने के लिए आई थी तो फिर उसने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर रखा था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस को अब संता के ऊपर गहरा शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस अब संता को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उससे हिमांशु की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार संता मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन संता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल संता और इशरत बचपन की सहेलियां ही नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ ही पढ़ाई करती है। पर जैसे ही दोनों जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, संता और इशरत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच लेस्बियन संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, इधर संता की शादी पंकज शर्मा से हो जाती है। संता जब शादी करके अपने ससुराल में आती है, संता को इशरत के बगैर मन ही नहीं लगता है और वो चाह करके भी अपने पति को पसंद नहीं कर पाती है, लेकिन मजबूर होकर अपने पति के साथ रहने लगती है। जब 2 साल का समय गुजरता है, संता एक बेटे को जन्म देती है। पर जैसे ही 4 साल का और समय गुजरता है, इधर इशरत की भी शादी हो जाती है। इशरत शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन वो संता को कभी भूल ही नहीं पाती है, क्योंकि इधर संता की जब शादी हो जाती है उसके बावजूद भी इशरत संता से जब भी मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाती है, उसी के घर के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ लेस्बियन संबंध भी बनाते हैं। इशरत शादी कर जब अपने ससुराल में जाती है, संता को जब भूल नहीं पाती है, संता को ही पाने के लिए अपने पति के साथ साथ ससुराल को भी छोड़ देती है और फिर से वापस अपने मायके में आ जाती है। मायके में आकर जब रहना शुरू करती है, उसके बाद से फिर से पहले के जैसे ही संता से मुलाकात करने के लिए जाती है और फिर उसी के घर के अंदर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। पर एक दिन इशरत जब संता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाती है और दोनों जब कमरे में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी वक्त संता के पति पंकज पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। पंकज जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। पंकज अपनी पत्नी को फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि इशरत को धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस तरह की बातें कहते ये सुनकर संता काफ़ी गुस्से में आ जाती है
और उल्टा अपने ही पति को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी सहेली को यहाँ पर आने से रोक लगाया तो याद रखना मैं तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। जेल की धमकी जैसे ही देती है ये सुन करके पंकज भी एकदम से डर जाता है और चाह करके इस बारे में ना तो किसी को कुछ बताता है और ना ही दोनों को कभी मिलने से रोक ही पाता है। समय जैसे इधर गुजरना शुरू होता है, इधर संता का बेटा भी लगभग 10 साल का हो जाता है। हर रोज़ की तरह एक दिन जब इशरत संता से मुलाकात करने के लिए जब उसके घर पे जाती है, दोनों कमरे में एक दूसरे से मुलाकात कर ही रहे होते हैं, तभी उसी वक्त संता का बेटा हिमांशु घर पे पहुंच जाता है और सीधे अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। जैसे ही कमरे में एंट्री करता है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब इस तरह की नज़ारा देखता है, हिमांशु भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। ये दोनों जब अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, हिमांशु के पास जाते हैं और जाकर जब उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हिमांशु दोनों को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों के दोनों काफ़ी गंदे हो, मुझे तुम लोगों से कोई बातचीत नहीं करनी है। उसके बाद से इशरत जब अपने घर पे जाती है, अब इशरत को भी काफ़ी डर सताने लगता है। इधर संता भी इशरत से मना कर देती है कि जब तक मैं अपने बेटे को संभाल नहीं लेती हूँ तब तक तुम उससे मिलने के लिए मत आना। लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, इशरत से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। 18 फरवरी 2024 को इशरत जब संता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आती है तो अपने ही घर के वाटगंज इलाके में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। करीब दोपहर के 2 बजे के आसपास जब संता के घर पे पहुंचती है, उस वक्त संता का पति ड्यूटी पे था और उसका बेटा भी स्कूल जा चुका था। घर पे अकेले संता ही मौजूद थी। जैसे ही इधर इशरत संता के घर पे पहुंचती है, दोनों को एक बेहतर मौका मिल जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं और पहले के जैसे ही एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। चूँकि दोनों को मुलाकात किए हुए लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर चुका था, दोनों अपने प्यार में इस कदर से डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। और करीब 3:30 बजे के आसपास इधर हिमांशु अपने स्कूल से आ जाता है। जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, फिर से अपने माँ के कमरे में जाता है, पर जैसे ही अपने माँ के कमरे में पहुंचता है, फिर से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। हिमांशु जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर गली में और आज सबको बताऊँगा कि तुम लोग करते क्या हो। हिमांशु जब वहाँ से निकलता अपनी साइकिल लेकर सीधे गली में आ जाता है, पर जैसे ही गली में पहुँचता है, उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ खेलने लगता है और सारी बातों को भी भूल जाता है। पर कुछ देर तक खेलने के बाद हिमांशु जब वापस अपने घर पे पहुँचता है, तब तक इधर संता और इशरत अपना पूरा प्लान तैयार कर चुके थे। दरअसल दोनों को लगता है कि हिमांशु की वजह से दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि समाज में किसी को मुँह भी नहीं दिखा पाएंगे। संता और इशरत ने हिमांशु को इस दुनिया से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। इधर हिमांशु जैसे ही अपने घर के अंदर एंट्री करता है, दोनों ही मिलकर एक भारी चीज़ से हिमांशु के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से हिमांशु काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से ये दोनों किचन में जाते हैं, वहाँ से एक तेज़धार हथियार लेकर आते हैं और सबसे पहले हिमांशु के एक हाथ के नस पे चला देते हैं और फिर उसी तेज़धार हथियार से हिमांशु के शरीर पे एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं, जिसकी वजह से हिमांशु की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हिमांशु की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से संता अपनी सहेली इशरत को लेकर जब अपने घर से निकलती है, उसके चेहरे पे घूंघट डाल देती है। दोनों मार्केट में जाते हैं। इशरत वहाँ से अपने घर चली जाती है और संता मार्केट में ही ठहर जाती है। इधर संता के नंबर पे जैसे ही फ़ोन जाता है, जब अपने घर पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, देखकर अपना नाटक शुरू कर देती है। इधर रात्रि के 8 बजे के आसपास इशरत जब अपने घर पे पहुंचती है, सबसे पहले अपना मोबाइल ऑन करती है और संता के नंबर पे फ़ोन करती है, ये जानने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। संता भी इशरत से कहती है कि पुलिस घर पे आई थी, डेड बॉडी को अपने साथ लेकर के गई है, लेकिन पुलिस को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है। वाकई में संता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस संता के ही तहरीर पर उसकी सहेली इशरत को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।